नमस्कार विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि पूर्व में जो हमारा प्रश्न पत्र द्वितीय चल रहा है, जिसमें पर्यावरण का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अभी आपको ये मैं आगे का जो इसमें कुछ बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आपको जो कुछ परिभाषा, अर्थ या जो भी इस क्वेश्चन में प्रकृति और क्षेत्र जो भी बातें थी वो मैंने आपको अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया। और आगे इसमें जैसे परिभाषाओं के साथ साथ प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण, इसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। तो प्राकृतिक जो पर्यावरण है वही प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में मानव के चारों ओर प्रकृति द्वारा निर्मित पर्यावरण को प्राकृतिक अथवा भौतिक पर्यावरण कहते हैं। भौतिक पर्यावरण में अनेक तत्व शामिल होते हैं। निम्न प्रकार से इसको समझा जा सकता है। जैसे प्रकृति में क्या है, हमारा जल, जंगल, जमीन, मिट्टी, हवा, वायुमंडल, ये सारी जो तत्व हैं वह इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। स्थिति से अर्थ है किसी भी क्षेत्र की स्थिति भौगोलिक दृष्टि से हम देखें तो वह कहाँ पर स्थित है। स्थिति से मतलब वह कहाँ पर स्थित है, कितने अक्षांश और कितने देशांतर के मध्य वह जो स्थिति है वह जो है स्थापित है या वह वहाँ पर है। इसको हम भूगोल के दृष्टि से इस प्रकार देखते हैं। स्थिति से अर्थ अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के मध्य या उनका विस्तार स्थल की परिस्थिति से है। अक्षांश तथा देशांतर से किसी क्षेत्र अथवा स्थान की सामान्य जलवायु एवं वनस्पति का ज्ञान प्राप्त होता है, जो भौतिक पर्यावरण के आकलन में सहायक होता है। वह उसमें एक तरह से सहायता प्राप्त उससे हम कर सकते हैं। फिर हम आएंगे आगे, इसमें बढ़ते हैं जलवायु। अब जलवायु के बारे में जब बात करते हैं तो उष्ण जलवायु, शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, या जिस प्रकार की जहां जिस क्षेत्र की जो जलवायु होगी वह निश्चित रूप से उस क्षेत्र को प्रभावित करेगी। तो जलवायु के अंदर जैसा कि हम देखते हैं, जलवायु का प्रभाव मानव के शारीरिक एवं मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पहलुओं पर स्पष्ट दिखाई देता है। किस पे? शारीरिक। जलवायु जहां ठंडी होगी तो शारीरिक रूप से जो लोग ठंडे क्षेत्र में रहते हैं या शीत क्षेत्र में रहते हैं या शीत जलवायु में जो भी जीव जंतु रहता है वह, और उष्ण जलवायु में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, मानव आदि की शारीरिक जो बनावट है उसका निश्चित रूप से एक दूसरे थोड़ा बहुत भिन्न होगा। फिर आता है मानसिक रूप से जो है हमारी जो जलवायु है उसका निश्चित रूप से असर पड़ता है। फिर आ जाएगा सामाजिक। तो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भी जलवायु का और संस्कृति के साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक
पहलुओं पर इसकी छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जलवायु मूलतः सभी भौगोलिक प्रभावों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित होती है, यानी कि जलवायु का असर मोटे रूप में कहें तो उसका प्रभाव वह जो है प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट नजर आए या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है, यानी उसके लक्षण सामने दिखाई देते हैं या प्रकट होते हैं। ये इसमें बड़ी बात है। नेक्स्ट इसमें आपने आगे चलेंगे स्थलाकृति। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार तथा मैदान आदि भाग शामिल किए जाते हैं। पर्वत, पठार और मैदान आदि भाग शामिल इसमें किए जाते हैं, जो कि भौतिक पर्यावरण के मुख्य अंग माने जाते हैं। यानी कि पर्वत भी इसमें आएगा, पठार भी आएगा और मैदान भी आएगा। इनको हम लोग इसमें निश्चित रूप से शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो आएगा इसमें वह है, इसमें जो है जल राशियां। जल राशियां क्या है? जल राशियों के अंतर्गत स्थानीय जल एवं भूमिगत जल, स्थलीय जल और भूमिगत जल एवं महासागरीय जल आदि जल इसमें शामिल किए जाते हैं। एक तो जल होता है हमारे स्थल भाग पर जो भी जल है वह स्थलीय जल है, और एक भूमिगत जल जो कि भूमि के अंदर जल है वह भूमिगत जल है, और फिर तीसरा इसमें आ जाएगा महासागरीय जल। महासागरीय जल जो महासागरों में है, यह इसमें भौतिक पर्यावरण के अंग के रूप में हम मान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आएगी मिट्टियां। मिट्टी जो भी होगी वह भी इसमें शामिल होगी। मिट्टियों के बहुत से प्रकार होते हैं, बहुत से रूप होते हैं, बहुत से रंग होते हैं, वह इसमें सम्मिलित की जाती है। फिर आ जाएंगे खनिज। तो खनिज भी जो है निश्चित रूप से इसका एक तरह से भाग होता है, और खनिज में हम लोग जो है कुछ खनिज जो कि धात्विक होते हैं ना, धातु के रूप में, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, लौह, अयस्क, ये सब जो है धात्विक की श्रेणी में आती है। जस्ता हो गया, शीशा हो गया, ये सब धात्विक धातु के रूप में हम लोग इसको ले सकते हैं। और कुछ अधात्विक खनिज भी होते हैं। अधात्विक में जो है जो भूमिगत, जो भूमि से निकलते हैं, और कुछ अधात्विक होते हैं जो जिनके अंदर धातु का कोई स्वरूप नहीं होता। इसी में फिर हम आगे चलेंगे तो आ जाएगा प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति क्या है? एक तो वनस्पति, जितनी भी वनस्पति हमारी भूभाग पर, हमारे पृथ्वी पर जो आपको नजर आए वह वनस्पति कहलाती है। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक वनस्पति, जो शब्द आ गया प्राकृतिक वनस्पति, जो प्रकृति के अंदर प्राकृतिक रूप से, जिसको किसी ने उगाया नहीं है, जिसमें किसी का योगदान नहीं है, खाली प्रकृति का योग है, तो वह वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से अपने आप जो पेड़ पौधे, पादप, छोटे है ना, छोटे पेड़ पौधे, बड़े पेड़ पौधे, पादप, घास, जो भी झाड़ियां हैं, ये सब इसमें सम्मिलित होगी, जो कि जिनको उगाने में मानव का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, वह प्रकृति के माध्यम से प्राकृतिक रूप से अपने आप उगी हुई है, उन्हें हम प्राकृतिक जो है वनस्पति कहेंगे। तो यह आपकी प्राकृतिक वनस्पति का एक बड़ा रूप हो गया। तो प्राकृतिक वनस्पति को देखते हुए हम लोग इसको जो है प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, जो कि जितने भी जंगल आपको सामने नजर आएंगे, जिन प्राकृतिक वनस्पति में किसी का, मानव का योगदान नहीं है। इसी में फिर आगे बढ़ेंगे पशु एवं जीव जंतु। पशु आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, पशुओं में गाय, भैंस है ना, भेड़, बकरी, ऊंट, गधा, खच्चर, घोड़े, हाथी, शेर, बाघ,
कितने भी आप नाम लोगे वो सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। जीव जंतुओं में आप जहां भी छोटे से कीट पतंगे से लेकर के बड़े बड़े जीवधारी जो भी हैं वह इसमें सम्मिलित होंगे, उन्हें भी हम इसमें अच्छे से शामिल करते हैं। इसी में जो है आगे का जो टॉपिक है वह आ जाएगा। तो मोटे रूप में आपको मैंने ये बताया है। फिर आ जाएगा ये आपका भौतिक पर्यावरण है और दूसरा इसमें है सांस्कृतिक पर्यावरण। सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें जितने भी सांस्कृतिक रूप से जो लोग, जैसे पहनावा हो जाएगा, संगीत हो जाएगा, रीति रिवाज हो जाएंगे, धार्मिक अनुष्ठान हो जाएंगे, जितने भी त्योहार है वो सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपकी जो है एक तरह से सांस्कृतिक पर्यावरण की दृष्टि से इसे हम इनमें ले लेंगे। तो सांस्कृतिक पर्यावरण जो है यह पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित होता है। सांस्कृतिक पर्यावरण मानव द्वारा निर्मित होता है। इस पर्यावरण में मानव द्वारा निर्मित वातावरण के तत्व होते हैं, जैसे मानवीय अधिवास, मानवीय बस्तियां, सड़क, रेल मार्ग, कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा, भाषा, आचार विचार एवं संस्कृत आदि इसमें सम्मिलित की जाती है। तो सांस्कृतिक तत्व एवं प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न भिन्न मिलते हैं। आप लोग भली प्रकार से जानते हैं कि जैसे पंजाबी कल्चर के जो क्षेत्र हैं, यानी आप पंजाब को ले लें, वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ के गीत संगीत सब राजस्थान और पंजाब में डिफरेंस करके उनमें आपस में हम लोग एक तरह से अंतर करने की कोशिश करेंगे। तो पहनावा है, वेशभूषा है, और पहनावा है, वेशभूषा है, संगीत है, गीत है, नृत्य है, इन तमाम चीजों को हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे तो वह निश्चित रूप से उसमें अलग होगा। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति के लोग जब रहते हैं या अलग अलग प्रकार की संस्कृति के माध्यम से जो निवास करते हैं, यह सभी सांस्कृतिक पर्यावरण की दृष्टि से इसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल करते हैं। तो मानव के सामुदायिक जीवन तथा व्यक्तिगत जीवन को भी यही प्रभावित करते हैं। जो भी गीत संगीत है वह निश्चित रूप से प्रभावित इसमें करता है। तो इसी में ये जो बातें मैंने आपको बताई, इनको आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया, नोट भी कर लिया होगा। कुछ अन्य बातें हैं जो साथ साथ चलती रहें तो ठीक रहती है। इसमें आप लोग विश्व नभ भूमि दिवस, आप इसको नोट कर लें। विश्व नभ भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस नोट कर लें 21 मार्च। इसी में आगे पृथ्वी दिवस, इसको आप नोट करें 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। फिर आप नेक्स्ट 22 मई को जैव विविधता दिवस जो है घोषित किया हुआ है, जैव विविधता दिवस। और फिर 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। ओजोन परत दिवस जो है इसमें तय किया गया है, वह इसमें हम लोग मनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो कक्षा होगी उसमें अपने नए टॉपिक को लेकर आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही।